हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि एमपीपीएससी ने अपना 2024 से सिलेबस चेंज कर दिया है और नए सिलेबस में प्रीलिम्स में थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं जो कि आप जानते ही होंगे। तो मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में हर पांचवें व्यक्ति लगभग वो एसटी कम्युनिटी का, अनुसूचित जनजाति का है। और इसी कारण आपको ये चीज़ें इसके एमपीपीएससी के पाठ्यक्रम में भी बहुलता से देखने को मिल रही होगी कि इतना जनजाति कल्चर, साहित्य, व्यक्तित्व, उनके त्योहार, उनको दिए गए अवार्ड वगैरह इतने प्रमुखता से पूछे जा रहे हैं। प्रीलिम्स में ही नहीं, मेंस में भी इसको प्रमुखता से जगह दी गई है। तो यही कारण है कि पूरी एक यूनिट, एक 10वीं यूनिट पूरी मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य के नाम से ही बना दी गई है ना। ठीक है। और ये एमपीपीएससी जो प्रीलिम्स की यूनिट 2 है, हिस्ट्री, एमपी की हिस्ट्री है, उसमें भी आप देखेंगे तो ये आखिरी टॉपिक है जो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व है। तो ये है भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जनजाति के बारे में ही एमपीपीएससी विशेष फोकस कर रहा है, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन हमारे प्रदेश में 21.10% है। 1,53,00,000 जनजाति हमारे मध्य प्रदेश में निवासरत है, जो कि विभिन्न स्थानों पर रहती है। ठीक है। तो आज हम शुरुआत करेंगे, जो आप देख सकते हैं हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, तो हम स्क्रीन पे आपको दिखा देंगे कि मध्य प्रदेश के जो जनजाति के यूनिट 10 से, देखो बाकी यूनिट तो आपको हर जगह अवेलेबल है, जनजाति विशेष फोकस, इसलिए हम पहली शुरुआत जनजाति से टॉपिक से कर रहे हैं, है ना। ठीक है। बाकी हम धीरे धीरे सब करेंगे। प्रदेश की हमारी जो 10वीं यूनिट है, तो उसमें आप देखना कि पहला टॉपिक क्या रखा कि मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। तो भौगोलिक विस्तार, तो सही बात है कि हम किसी भी चीज को जब पढ़ेंगे, तो किसी भी जनजाति को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वो जनजाति है कहाँ कहाँ रहती है ना। क्योंकि परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही बहुत सारे उनके रीति रिवाज, त्योहार, कल्चर जो होते हैं वो डिसाइड होते हैं। हालांकि जनजाति के तो अपने स्वयं के होते हैं, पर कभी कभी क्या बहुत बार जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, भौगोलिक क्षेत्र है, वो डिसाइड करता है कि वहाँ कल्चर कैसा होगा, है ना, खान पान कैसा होगा, लोग त्योहार कैसे मनाएंगे, कपड़े कैसे पहनते हैं। तो हमें ये बहुत जानना जरूरी है कि जनजाति आखिर मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ है, और मध्य प्रदेश में ही क्यों। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ना कि पूरे भारत में ओवरऑल जब मध्य प्रदेश में इतनी है, तो पूरे भारत में कितनी होंगी, सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा परसेंटेज में कहाँ है। तो एक 2011 के जनगणना के जो आंकड़े हमारे पास मौजूद है, उसके अनुसार हम देख लेते हैं, है ना, एक मोटा मोटा आइडिया रफ ले लेते हैं कि जनजाति कहाँ कहाँ है। और 2021 में तो आप जानते हैं कोविड के कारण सेंसस हो नहीं पाई है, तो सेंसस हुई नहीं है, तो हमारे पास आंकड़े 2011 के ही हैं। तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में, तो हम देखेंगे पहले देख लेते हैं कि भारत में हम सबसे ज्यादा, हमको एसटी कम्युनिटी कहाँ कहाँ है, किस किस रेशो में है। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम, ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। उसके बाद हम मैप से समझेंगे कि मध्य प्रदेश में जनजाति कौन कौन सी जनजाति, कितने प्रकार की और कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है। तो देखना, यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। देखिए हमारे टॉपिक है कि मध्य प्रदेश में जनजाति का भौगोलिक विस्तार। देखना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजाति, है ना, जो अनुसूचित जनजाति है ना, हम यहाँ पर हम अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं। थोड़े से जो नए बच्चे होंगे शायद जिनको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता होगा, वैसे तो नहीं होता होगा। तो अनुसूचित जनजाति को शेड्यूल ट्राइब एसटी कहते हैं, और अनुसूचित जाति को शेड्यूल कास्ट एससी कहते हैं। तो हम यहाँ पर हमारे पूरे सिलेबस में सिर्फ एसटी यानी अनुसूचित जनजाति पे ही फोकस है ना, अनुसूचित जाति पे बिल्कुल फोकस नहीं है। तो भारत में जनजाति एसटी जनसंख्या कितनी है, 2011 की जनगणना के अनुसार बात कर रहे हैं हम, 10,42,81,034। ये ऑफिशियल जो जनगणना वेबसाइट है, यहां से हमने लिया है। तो ये इतनी जनसंख्या है, और ये टोटल भारत में, है ना, भारत की जनसंख्या की 8.63% है ना। हमारे भारत में टोटल कितनी, 121 करोड़ जनसंख्या थी 2011 में। तो 121 करोड़ में, है ना, 10,42,81,034 पॉपुलेशन किसकी थी, एसटी शेड्यूल ट्राइब की। और ये टोटल परसेंट कितना है, टोटल हमारे भारत की जनसंख्या का 8.63%। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला देखना, अब देखेंगे मध्य प्रदेश में जनजाति की जनसंख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश में जो जनजाति की संख्या है वो 1,53,00,000 है।
है ना, हमारे टोटल मध्य प्रदेश की जनसंख्या है ना 7 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार 7,26,26,000 है ना 245 समथिंग इतनी थी, ठीक है। तो उसमें से 1,53,00,000 किसकी पॉपुलेशन थी? एसटी कम्युनिटी की, जो भील, भिलाला, बेगा, सहारिया, भारी जनजाति होती इनकी थी। तो ये टोटल हमारे मध्य प्रदेश की जनसंख्या का 21.10% था। तो ये जो 21.10%, 1,53,00,000, 8.63% है, ये ऑब्जेक्टिव आपकी यही ऑब्जेक्टिव है। तो आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रहे हैं तो उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव निकालना है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो 1,53,00,000 पॉपुलेशन में से टोटल ये जो है 21.10% हो जाती है। अब 21.10% होने के कारण ही हर पांचवा व्यक्ति हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब का यानी अनुसूचित जनजाति का है। और इसी कारण इसके लिए पाठ्यक्रम में है ना इसको प्रधानता दी गई है। जो आप देखेंगे प्री में, मेंस में, हर जगह शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट वगैरह के जनजाति के बारे में, जनजाति के प्रमुख व्यक्तित्व, जनजाति संग्रहालय, जनजाति के कला, जनजाति के पुरस्कार, जनजाति महिलाओं की जो भी जितने भी उनको अवार्ड मिलते हैं, और जनजाति आप देखेंगे, आप अगर एमपीपीएससी या एमपी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जनजातियों के बिना आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते, ठीक है। तो आपको जनजाति प्रमुखता से पढ़ना पड़ेगी। उसका कारण क्यों है? क्योंकि उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना। अच्छा, एक और हम डाटा देखते हैं कि सर्वाधिक एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब जनजाति संख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है ना, हमारे कितनी है? 1,53,16,784। तो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब की यानी अनुसूचित जनजाति की, और जो राज्य के 21.10% पॉपुलेशन के बराबर है। दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, जहां पर 1,05,20,213 पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब की यानी एसटी की, है ना। ओडिशा में 95,90,756 है। राजस्थान में 38,534 है। गुजरात में 79,17,174 है। और झारखंड में है ना, झारखंड 6वें नंबर पे। आपको लगता होगा कि झारखंड और छत्तीसगढ़ है ना सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब जनजाति वाले क्षेत्र हैं, लेकिन इनकी ओवरऑल पॉपुलेशन भी कम है ना। इसलिए यहाँ पर परसेंटेज में तो ज्यादा है, परसेंटेज वाइज तो एसटी कम्युनिटी ज्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज कम इसलिए रहेगी क्योंकि टोटल पॉपुलेशन ही कम है इनकी। तो ठीक है, तो झारखंड में 86,45,042 पॉपुलेशन एसटी की है, जनजाति की है, जो कि कुल जनसंख्या का 26.2% है ना। उसके बाद 7वें नंबर पर हमारा छत्तीसगढ़ है ना। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, अगर एमपी से अलग नहीं होता तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन आप दो जोड़ सकते हैं। 1,53,00,000 में 78 लाख और जोड़ देंगे तो कितनी होती है ना। तो छत्तीसगढ़ में कितनी है? 78,22,902 है ना। ये इतनी पॉपुलेशन है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। 2023 में या 24, 25, 26 में जब भी जनगणना होगी तो इसका जब भी डाटा आएगा वो उस समय आप अपडेट ले लेना, है ना। तो ये क्या है कि टोटल जो राज्य की पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ की, उसका 30.62% है ना पॉपुलेशन है। अब देखना, यहां पर देखना नेक्स्ट है कि सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाले। यहां पर हमने क्या देखा कि सर्वाधिक जनसंख्या है ना वाले राज्य, तो यहां पर हमने जनसंख्या देखा। अब यहां देखेंगे हम प्रतिशत, कि प्रतिशत में सबसे ज्यादा कहां पर एसटी है कम्युनिटी ज्यादा है, अनुसूचित जनजाति है। तो देखना, मिजोरम में जो जितनी भी पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का 94.4% तो एसटी ही है ना। दूसरा देखना, नागालैंड देखना 86.5% है यहाँ पर। मेघालय में देखना 86.1% है। अरुणाचल प्रदेश में देखना 68.8% है। और मणिपुर में 35% एसटी पॉपुलेशन है। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट राज्य में है ना सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो एसटी कम्युनिटी की है। और इसीलिए यहाँ पर स्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पर इन राज्यों में नागालैंड वगैरह मिजोरम में आप एंटर करते हैं तो आप एक परमिट लेना पड़ता है, विशेष परमिट, क्योंकि यहाँ जनजाति रहती है। इनके बहुत सारे जनजाति कानून बने हैं, 2006 जनजाति कानून वन अधिनियम बने हैं। तो इसके थ्रू आप बिना इनकी परमिशन के, बिना परमिट के आप इनके राज्यों में एंटर नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर जनजाति कितनी मात्रा में आपको है ना पाई जाती है। और अच्छा, दूसरा यह है कि हरियाणा, पंजाब में कोई भी एसटी जनजाति निवास नहीं करती है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि 1-2 लोग भी नहीं मिलेंगे,
पूरी कोई एक जनजाति, पूरी ट्राइब जो कम्युनिटी है वो नहीं रहती। एक दो लोग तो आपको मिल जाएंगे, पर एक जो कम्युनिटी है वो निवास नहीं करती, इसलिए इनकी जनगणना काउंटिंग भी नहीं हुई है ना। और अच्छा देखना, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश। अब हमने देखो भारत को पूरा देख रहे हैं, तो हमने राज्य को देख लिए पहले जनसंख्या में, फिर परसेंटेज में देख लिए। अब हम देखते हैं यूटी का, यूटी भी तो हमारा हिस्सा ही है ना। तो यूटी में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है ना, जो परसेंटेज में, वो कहाँ है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप की जो टोटल एसटी की पॉपुलेशन है वो 64,473 है, जो कि उसकी कुल जनसंख्या का 94.8% है। अब आप यहाँ देखना, जो मिजोरम हमने देखा है कि मिजोरम में 94.4% था और यहाँ पर 94.8% है ना। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सबसे अधिक पॉपुलेशन परसेंटेज में सबसे अधिक कहाँ है, और राज्य केंद्र दोनों केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों दे दिए जाएं, है ना, तो उसमें ऑप्शन अगर आपको मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली या कुछ भी दे दें, तो अगर दोनों मिक्स दें तो आपको लगाना है लक्षद्वीप। अगर सिर्फ राज्य दे ये चारों में से, तो आपको मिजोरम लगाना है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है ना। अभी यहां पर हमने प्रतिशत वाला देखा है कि सबसे ज्यादा प्रतिशत किस यूटीज में है, केंद्र शासित प्रदेश में। तो वो सभी जितने भी हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2011 के समय तो 7 ही थे, है ना, लेकिन अभी जो 8 हैं, तो उस समय जो 7 से, तो 7 में सबसे ज्यादा कहां था? लक्षद्वीप में था, है ना। तो अब दूसरा हम पॉपुलेशन देखते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? तो वो दादर एवं नागर हवेली में हम देखेंगे 1,78,564 जो पॉपुलेशन है वो अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब की है। यहाँ कितनी थी? लक्षद्वीप में 64,473 और ये कुल परसेंटेज कितना था? 94%। यहाँ पर सबसे ज्यादा है दादर एवं नागर हवेली में। अच्छा, आप जानते होंगे कि 2020 में दादर एवं नागर हवेली एवं दमन एवं दीव को मिला दिया गया है ना। तो अब जब नई जो सेंसस होगी, जनगणना होगी, तो उसके अंदर ये पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ के आएगी, क्योंकि 2 यूटीज मर्ज हो गए हैं। जैसे कि हरियाणा और पंजाब में कोई भी एसटी कम्युनिटी नहीं निवास करती थी, वैसे ही आप देखना दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पुडुचेरी में भी कोई भी अनुसूचित जनजाति, है ना, नहीं रहती है। तो ये एक है ना, एक आपको एक डिटेल थी कि भारत में कहाँ सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन है, कहाँ सबसे ज्यादा परसेंटेज में है, केंद्र शासित प्रदेश में कितनी पॉपुलेशन है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ है, परसेंटेज में कहाँ है। तो एक आपको ओवरऑल एक समझ बैठ रही होगी कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है अनुसूचित जनजाति की, वो हमारे मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में, फिर राजस्थान में, गुजरात में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। हम डाटा तो सारा का लिख सकते हैं, लेकिन हमें काम के सिर्फ 4-5 राज्य हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड ऐसा चलने लग गया है कि क्रम बताइए, है ना, सबसे ज्यादा है क्या है। तो सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज क्या होंगे? झारखंड और छत्तीसगढ़ में। क्यों? उन्हें लगता होगा सबसे ज्यादा आदिवासी जनजाति के लोग झारखंड छत्तीसगढ़ में हैं, तो यहाँ भी पॉपुलेशन ज्यादा होगी। लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन महाराष्ट्र उड़ीसा की ज्यादा है, राजस्थान की ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर जनजाति भी प्रमुखता से पाई जाती है। तो आप ये क्रम, है ना, एक ऑब्जेक्टिव देखना कहां से कि 2000 जनगणना के अनुसार भारत की जो पॉपुलेशन है ना, एसटी की, वो 8.63% है। दूसरा, हमारे जो प्रदेश में कितनी जो पॉपुलेशन है, अभी ये 2022 एमपीपीएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 3 मार्कर का, कि मध्य प्रदेश की जो एसटी जनसंख्या वो कितनी है, तो 1,53,00,000, है ना। दूसरा पूछेंगे कि परसेंट में कितनी है, तो दूसरा तीसरा ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद देखेंगे कि राज्यों का क्रम, है ना। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात, ये 5 तो आप याद रखना, झारखंड और छत्तीसगढ़ भी याद रखो तो चलेगा, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं यहाँ से। फिर आपको सबसे ज्यादा परसेंटेज में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, है ना। तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा आप, है ना, 94.5%, 90.44%, यहाँ पर मिजोरम आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट राज्यों से जमाने को जाएगा कि सबसे ज्यादा परसेंटेज में कैसा है, तो मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। ऐसी इसकी कोई ट्रिक बना लीजिए। ऐसे ही कुछ सर्वाधिक जनसंख्या मतलब राज्यों की, ये बड़े राज्यों की ट्रिक बना लीजिए, तो ये ट्रिक से भी याद किया जा सकता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा मिजोरम में है परसेंटेज वाइज में, है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद हमको यूटी का भी, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हरियाणा पंजाब में कोई वेस्टी नहीं है, इससे तो नहीं पूछा जाएगा। फिर भी यूटी का ध्यान रख लेंगे कि कहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या दादर एवं नागर हवेली में है, यूटीज में, केंद्र शासित प्रदेश में। और परसेंटेज में सबसे ज्यादा कहाँ है? लक्षद्वीप में।
ओवरऑल अगर पूरे राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेश का मिक्स आ जाए तो सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन कहां है? लक्षद्वीप में 94.8, उसके बाद मिजोरम में। सिर्फ राज्यों का है तो कहां है? मिजोरम में। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश पे आते हैं हम। अब हमारा मेन फोकस क्या है? मध्य प्रदेश, एमपीपीएससी। तो हम मध्य प्रदेश में देखेंगे कि भौगोलिक वितरण देखेंगे मैप बना के कि कहां पर कौन सी जनजाति, भील कहां है, बेगा कहां है, सहारिया कहां है, भारिया कहां है, कोल कहां है, पन्निका कहां है ना। हम एक पूरा मैप बनाते हैं व्यवस्थित और मध्य प्रदेश की जनजाति को देखेंगे। उसके बाद हम उनका कल्चर, उनके पर्व, उनके रीति रिवाज, त्योहार, वो सब पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम पहले एमपी का मैप बनाते हैं और एमपी की जनसंख्या को, है ना, एमपी की जो जनजातियों को मैप पे वितरित करते हैं। तो ये रहा मध्य प्रदेश का हमारे सामने मैप, और मध्य प्रदेश के मैप पे हम देखेंगे कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, और इससे आपको क्लैरिटी होगी कि हाँ मध्य प्रदेश में इस स्थान पे जनजाति है, ये वाली जनजाति इस स्थान पे है। तो हम फिर उसी के अनुसार उसी अकॉर्डिंग आपके दिमाग में ये मैप छप जाएगा। तो फिर हम एक एक जनजाति के बारे में, उसका कल्चर, उसके पर्व, उसके त्यौहार, उसके खाना पीना, उसके उपजातियाँ, है ना, उसकी कलाएँ, उसके प्रमुख व्यक्तित्व, सब पढ़ेंगे एक एक जनजाति के बारे में डिटेल से। अभी हम ओवरऑल हम यूनिट के हिसाब से बिल्कुल जैसे यूनिट में लिखा है वैसे ही चलेंगे। मध्य प्रदेश में जनजाति का भौगोलिक विस्तार पूछा है तो हम उसका भौगोलिक विस्तार ही देखेंगे इस है ना चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले ये मध्य प्रदेश का मैप है। ये उत्तरी क्षेत्र है, ये दक्षिणी क्षेत्र है, ना, ये पश्चिमी क्षेत्र है और ये पूर्वी क्षेत्र है। आप सोच रहे होंगे ये क्यों बता रहा है पूरी पश्चिमी क्षेत्र? ये तो हमें पता है, लेकिन आप यकीन मानिए कि जब आप क्वेश्चन एमपीपीएससी के जो पैटर्न से जिस हिसाब से आते हैं, अगर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव ऑप्शन आ गया, अगर थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव आ गया, या फिर मैप के अनुसार आ गया कि आपको ये पूछा जाए कि पूर्व में कौन सी जनजाति पाई जाती है, पश्चिम में कौन सी पाई जाती है, उत्तर में, दक्षिण में, तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, पूर्व पश्चिम। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि पूर्व में कौन सी है, पश्चिम में कौन सी है, उत्तर में कौन सी है, मध्य में कौन सी है। ठीक है, देखना हम ऊपर से देखेंगे कि उत्तर से देखेंगे जनजाति देखना, तो जो शहरीय जनजाति है वो आपको श्योपुर, ग्वालियर और शिवपुरी में देखने को मिलेगी, है ना। तो श्योपुर में आपको कौन कौन से देखने को, ग्वालियर में देखने को मिलेगी आपको, है ना, और यहीं पर आपको एक सोर जनजाति भी देखने को मिलेगी, है ना। यहाँ पर आपको खेरवार, आपको छतरपुर पन्ना में देखने को मिल रही है, आपको यहाँ भी इस रीजन में भी थोड़ी बहुत देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो प्रमुख है, जो शहरीय जनजाति का बिल्कुल प्रमुख केंद्र है वो श्योपुर है ना। ठीक, यह अत्यंत सीधी जनजाति होती है, हम डिस्क्रिप्टिव बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। ग्वालियर में आपको शहरिया मिलेगी, आपको शिवपुरी मिलेगी। जो खेरवाड़ जनजाति है वो आपको पन्ना और छतरपुर में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो और उसके बाद जो कोल जनजाति है ना, अभी एक एमपीपीएससी ई स्टेट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की एक एग्जाम हुई थी, एमपीपीएससी 2021 की, 2022 में हुई थी वो एग्जाम। तो उसमें बताया गया कि जो कोल जनजाति है वो जबलपुर, सतना, रीवा में पाई जाती है ना। तो उसमें एक ऑप्शन था, तो उसको सही माना है पीएससी ने। तो आप भी ध्यान रखना कि जो कोल जनजाति में अगर जबलपुर आए, आपने हमेशा क्या पढ़ा होगा, कोल जनजाति पूर्व में पाई जाती है, तो आप सोचोगे यहाँ जबलपुर है ना, सेंट्रल के थोड़े से इधर, तो कहाँ नहीं पाई जाती होगी, पर पीएससी ने अपने खुद के पेपर में दिया है। देखो मैं आपको स्क्रीन पे ये ऑप्शन दिखाता हूँ। देखो ये आपको ऑप्शन जो दिख रहा है ना, यहाँ पर लिखा है ना, दिख रहा होगा आपको, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जबलपुर, सतना और रीवा भी कोल जनजाति का प्रमुख क्षेत्र बताया गया है, तो आप वो देख लीजिए ना। तो कोल जनजाति सीधी शहडोल, रीवा, सतना, जबलपुर में पाई जाती है ना। उसके बाद देखना, हम नर्मदा नदी से भी, हमको नर्मदा नदी भी एक प्रमुख फैक्टर है हमारे जनजाति में, कि नर्मदा नदी के दक्षिण में नीचे के क्षेत्र में कौन सी, ऊपर के क्षेत्र में कौन सी, अगर ऐसा क्वेश्चन भी बन गया है तो भी आप ध्यान रखना, है ना। नर्मदा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है ना हमारे उसमें, तो आप नर्मदा नदी के उत्तर के, दक्षिण के जनजातियां भी अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया तो आप ध्यान रखना। अच्छा, दूसरा देखना, एक जो शोर जनजाति है ना, जो हमने यहाँ देखी थी वो, हाँ ये थोड़ा शोर है ना, वो जनजाति शोर आपको कैमूर हिल्स की पहाड़ियों में देखने को मिलेगी, थोड़ी बहुत आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेगी, है ना। तो आपको जनजाति इस पर देखने को मिलेगी, है ना। फिर एक पारधी जनजाति आती है, पारधी जनजाति आपको रायसेन के आसपास देखने को मिलेगी, भोपाल रायसेन के उधर। उसके बाद होती है गौड़ जनजाति। तो जो गौड़ जनजाति है वो हमारी नर्मदा घाटी के
उत्तर में और दक्षिण में दोनों को देखने को मिलेगी, है ना। ठीक है, तो हमारा ये गौड़ जनजाति का क्षेत्र हो गया, है ना, नर्मदा नदी के उत्तर दक्षिण में। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर बेगा जनजाति, है ना। तो बेगा हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजाति है, अति पिछड़ी जनजाति में आती है। बेगा, भारिया, सहरिया, ये 3 अति पिछड़ी जनजाति में आती हैं, हम बाद में बताएंगे आपको। अभी हम वितरण देख लेते हैं भौगोलिक। तो बेगा जनजाति मंडला, डिंडोरी और बालाघाट, है ना, ये 3 जिलों में प्रमुखता से पाई जाती है। कोई ये मत सोचे कि हमें तो एक बेगा ट्राइब्स का इंदौर में देखने को मिला था व्यक्ति, हमको तो एक बैतूल में देखने को मिला था, आप तो कह रहे हो कि सिर्फ 3 जिलों में। तो ऐसा नहीं है, प्रमुखता से हम बात कर रहे हैं कि प्रमुखता से कहाँ पाई जाती है। इक्का दुक्का है, 2-4-10 लोग तो आप जानते हैं कि मूव करते रहते हैं ना, रोजगार की या फिर जो स्टडी की उसमें तलाश में, है ना। स्टडी मतलब उनके बच्चे वगैरह जो है पढ़ाई वगैरह के लिए जाते हैं, फिर बस जाते हैं वहीं पर ही, तो वो चलता रहता है। अच्छा देखिए, ये जो भारिया जनजाति है, भारिया जनजाति छिंदवाड़ा में पाई जाती है। छिंदवाड़ा का एक पातालकोट स्थान है, वहाँ पर प्रमुखता से ही पाई जाती है। इस जनजाति को जंगलियों का जंगली भी कहा गया था। ठीक है, ये अति पिछड़ी जनजाति में बताया आपको कि बेगा, भारिया और सहरिया अति पिछड़ी जनजाति में आती हैं। तो ये इसको छिंदवाड़ा में पातालकोट, एक नीचे खड्डे वाला एक स्थान है ऐसा पातालकोट सा, उसमें रहती है जनजाति। अब भारिया जनजाति का भी आपको यह है कि जबलपुर में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, तो आप इसको पाई जाती है, ध्यान रखना, है ना। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये पीएससी की जो ईएमई एग्ज़ाम है ना, स्टेट मैनेजमेंट एग्ज़ाम हुई थी, उसमें पूछा गया है। तो इसी एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्षेत्र से आए थे, है ना। एक ही क्वेश्चन में आए थे, पर 3-4 स्टेटमेंट ऐसे आए थे जो हमको डिसाइड बताते हैं कि जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है। पीएससी ने खुद की एग्ज़ाम में माना है, तो ये हमारी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में भी मानेगी ही। तो आप ध्यान रखना, भारिया जनजाति जबलपुर में आए तो आप उसको राइट लगाना, है ना। और पीएससी उसी एग्ज़ाम में मैंने आपको बता दिया आया था। ये गौड़ आपको मैंने बता दिया कहाँ पाई जाती है। जो कोरकू जनजाति होती है ना, कोरकू जनजाति है वो खंडवा और बैतूल में पाई जाती है। ये दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में कौन कौन सी आ गई हमारी, कोरकू आ गई, है ना, गौड़ आ गई, भारिया आ गई, बेगा आ गई। तो ये 4 जनजाति आप दक्षिण में याद रखना। पूर्व में कौन सी आ गई आपकी, कोल आ गई, है ना। कोल के बाद कौन सी आ गई, है ना, हमारी थोड़ी सी पूर्व में खेरवार आ गई, है ना। मध्य में कौन सी आ गई, पारदी आ गई। उत्तर में कौन सी आ गई हमारी, श्योपुर आ गई, सहरिया आ गई उत्तर में। पश्चिम में कौन सी आ गई, पश्चिम में हमारी प्रमुख है भील जनजाति, भील बंजारा, है ना। भील सबसे प्रमुख जनजाति है और उसमें भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज देखा जाए तो अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा है। और अगर ऐसी जनसंख्या वाइज देखा जाए तो धार में सबसे ज़्यादा एसटी निवास करते हैं। तो झाबुआ, धार और अलीराजपुर भील जनजाति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी क्षेत्र से बनते हैं, पश्चिम क्षेत्र से, है ना। भील जनजाति के भगोरिया उत्सव और इनकी कल्चर, इनके जो टाइप्स के जो लोग हैं जिनको प्रमुख अवार्ड वगैरह मिलते रहते हैं, यहीं से क्वेश्चन आता है ना। अभी जो मैंने दो एग्ज़ाम की 2 क्वेश्चन की बात करी, जो पीएससी 2021 में जो एग्ज़ाम, पीएससी अपनी सिर्फ सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम नहीं लेता है, पीएससी बहुत सारी कम से कम 10 से 12 प्रकार की और अन्य एग्ज़ाम भी लेता रहता है। तो उसके अंदर जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो जीके जीएस के आते हैं और जो 100 क्वेश्चन अन्य 100 क्वेश्चन आते हैं वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आते हैं। जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का आ गया, डीएसपी रेडियो का आ गया, है ना। और पीएससी इंजीनियरिंग के एग्जाम लेती है तो उसमें भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप वो पेपर भी पढ़ते रहा करो, उसमें भी पीएससी ही क्वेश्चन बनाता है, पूछता है और वो कॉपी पेस्ट कभी कभी, है ना, या फिर थोड़ा सा वर्ड को चेंज करके डालता रहता है। तो अभी उसने एक स्टेटमेंट में पूछा था कि शांतीय जनजाति जो मालवा की प्रमुख जनजाति है, तो उसने राइट माना है। तो हमको एक चीज़ और देखना है कि हमने पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, मध्य में सब जगह जनजातियां देख ली हैं, लेकिन एक शांतीय जनजाति है ना, वो ओवरऑल मालवा क्षेत्र कहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है ना। ठीक है, मध्य प्रदेश के इस इतने क्षेत्र में, है ना, ये भोपाल, आगर मालवा और पश्चिमी क्षेत्र और थोड़ा सा मध्य का क्षेत्र ये मालवा में आता है। तो ये मालवा की एक जनजाति और आपको देखने को मिलेगी शांतीय जनजाति। ठीक है, अगली लेक्चर में हम देखेंगे, है ना, कि जो जनजाति हैं इनके जो संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं, है ना, टोटल कितनी जनजातियां हैं, है ना, कितनी जनजातियों को अभी देखो टोटल 46 जनजाति हमारे मध्य प्रदेश में, है ना, एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन 2003 में 3 जनजातियों को, है ना, जनजाति समूह से निकाल दिया गया है। तो वर्तमान में हमारे पास 43
जनजातियां एग्जिस्ट करती हैं। आपको 46 भी कहीं कहीं पढ़ने को मिलेगा। तो वो 3 जनजाति कौन कौन सी हैं जो निकाल दी गई हैं? वो 3 जनजाति हैं, एक कीर, मीना और पारधी। ये 3 जनजातियां जो एसटी समूह से हटा दी गई हैं, तो इसलिए 43 बचती। देखिए जो मैंने आपको वितरण बताया है, ये जो परीक्षा धाम की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग बताया, और बहुत ही शानदार बुक है। अगर किसी को भी परचेस करना हो कोई सी बुक, तो मैं उसको रिकमेंड मतलब करूँगा। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो बुक बहुत बढ़िया है। उसी में ये फैक्ट मुझे मिला था कि कीर और मीना और पारधी जनजाति है ना, ये 3 जो 2003 में एसटी वर्ग से हटा दी गई है, और टोटल अभी वर्तमान में 43 जनजाति हमारे पास है ना। 46 आए ऑप्शन में और 43 ना हो तो भी आपको 46 ही लगाना है, ठीक है। कभी 46 ना हो, 43 दे रखा हो तो आपको 43 लगाना है। तो ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ से सबसे ज़्यादा क्षेत्र से बनेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है। क्षेत्र के बाद जिले, है ना, जिले से किस जिले में कौन सी पाई जाती है ना। कोई सा एक ऐसा जिला डाल देंगे जैसे भारे जनजाति है, भारे जनजाति को डाल देंगे, और भारे जनजाति पूछ देंगे कि जबलपुर में, छिंदवाड़ा में, और इसके आसपास है ना सिवनी वगैरह भी है, थोड़ी बहुत वहाँ भी होगी। और एक जिला डाल देंगे आपको मुरैना या भिंड या फिर कुछ भी, है ना। तो आपको ऐसे क्वेश्चन बनना है कि यार मुरैना भिंड तो उत्तर में आता है और यहाँ तो सहरिया और शोर जनजाति थोड़ी बहुत पाई जाती है, तो ये नहीं होगा, है ना। ऐसे ही आप मैप से कितने क्वेश्चन हल कर लेंगे। कोल जनजाति का आ गया, यार कोल तो पूर्व में पाई जाती है ना, तो पूर्व में हम देखेंगे, है ना। तो थोड़ा जबलपुर का ध्यान रखना, जबलपुर पूर्व में ना आते हुए भी उसमें शामिल है कोल जनजाति में। ऐसे बेगा जनजाति के एरिया, है ना, ये 3 मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, एक तीसरा जिला बदल देंगे, है ना। भील जनजाति के जिले हैं धार, झाबुआ, अलीराजपुर, एक आध डाल देंगे, सागर या फिर पन्ना या फिर दतिया, दमोह, कुछ भी। तो आपको इस तरीके से भी देखिए, बहुत छोटी चीज़ है ना। जब आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन फिर भी जो नए बच्चा है या फिर जो पहली बार पढ़ रहा है, तो वो मैप बनाए सबसे पहले, है ना। मैप के बाद सारी जनजातियों को फिल करें, उनके क्षेत्र, पहले तो ओवरऑल क्षेत्र देखें कि पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र। और जब पूर्वी, पश्चिम, दक्षिण में बांटने उसको आ जाए, उसके बाद वो जिले में बांटे कि जिले में हम किस जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट वीडियो में देखिए हमारे पास सिलेबस है कि मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार तो हमने देख लिया है। अगली टॉपिक जो है जनजातियों से संबंधित सांविधिक प्रावधान है, ठीक, वैधानिक प्रावधान। तो हम इसके किस हमारे संविधान में जनजातियों को क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, प्रावधान हैं जनजातियों के लिए, वो हम देखते हैं अब नेक्स्ट, ठीक है। तो जनजाति और है, थोड़ा देख लीजिए आप, है ना। यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र में, तो जो पूर्वी क्षेत्र में जो मुड़िया और जो उराव जनजाति है ना, वो भी यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर पनिका जनजाति भी यहाँ पूर्व में हमें मिल जाती है ना, ठीक है। मध्य में भी पारधी है, यहाँ पर पनिका, उराव और मुड़े जनजाति, ये 3 भी आप ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक है। तो पूर्व में कौन कौन सी हो गई? मुड़िया, उराव, कोल और पनिका जनजाति, है ना। इधर खेरवार हो गई, इधर सोर हो गई कैमूर हिल्स में, इधर पारदी हो गई, गोंड नर्मदा के उत्तर दक्षिण में हो गई, बेगा हो गई मंडला, डिंडोरी, बालाघाट में, है ना। भारिया हो गई जबलपुर, छिंदवाड़ा में, कोरकू हो गई खंडवा, बैतूल में, है ना। और भील, बंजारा हो गई धार, झाबुआ, अलीराजपुर में, शांतिया हो गई कहाँ पर हमारे टोटल मालवा में, सहरिया हो गई हमारी श्योपुर, ग्वालियर और शिवपुरी में, है ना। तो हम अगला देखते हैं हमारा संवैधानिक प्रावधान जनजातियों के लिए क्या क्या है। देखिए, हमने मैप पे जनजातियों का भौगोलिक वितरण देखा है, और अभी हम देखेंगे जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कि संविधान में क्या क्या प्रावधान है। उसके पहले थोड़ा सा और हम जनजातियों का भौगोलिक वितरण देख लेते हैं। हमने भारत का भौगोलिक वितरण देखा और केंद्र शासित प्रदेश में देखा, मध्य प्रदेश में सिर्फ ये देख लेते हैं कि किस जिले में कितनी जनजाति है, सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि एमपी में सर्वाधिक जनजाति जो समुदाय है ना, वो सबसे बड़ा भील है ना। और उसके बाद गोंड है, पहले नंबर पे भील है, दूसरे नंबर पे गोंड है। और जो भारत में है, भारत में पहला गोंड है और दूसरा भील है। तो ये आप ध्यान रखना, ये आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। आप सोचोगे कि मध्य प्रदेश में भी भील है तो भारत में भील होगा, नहीं। मध्य प्रदेश में पहला भील है, दूसरा गोंड है। भारत में पहला गोंड है, दूसरा भील है, ठीक।
और थोड़ा सा मध्य प्रदेश में हम भौगोलिक वितरण देखते हैं कि जनजातियों का, कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या कहाँ है। वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है हमारे मध्य प्रदेश में, आप जानते हैं 55 जिले हैं, 55 जिलों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है धार में, 12,22,814 है। दूसरा है बड़वानी में और तीसरा है झाबुआ में। झाबुआ अलीराजपुर में परसेंटेज वाइज ज़्यादा है ना, ऐसे तो जनसंख्या वाइज देखा जाए तो धार में ज़्यादा है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में देखें हम तो सबसे ज़्यादा अलीराजपुर में, 89% जनसंख्या अलीराजपुर की ट्राइब से है ना, और 87% झाबुआ की ट्राइबल्स एरिया ट्राइब से, और तीसरा नंबर बड़वानी। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्रम, ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, बड़वानी धार, बड़वानी झाबुआ, है ना। ये क्वेश्चन ट्राइब से बनेंगे तो प्री में ऐसे ही बनेंगे। और दूसरा परसेंटेज में देखा अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, है ना। अब सबसे अधिकतम देख लिया, हम सबसे न्यूनतम देखते हैं। हम न्यूनतम में देखेंगे, न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है, भिंड में सबसे न्यूनतम जनसंख्या है एसटी की, मात्र 6,131। ये 2011 की जनगणना अनुसार देख रहे हैं हम, है ना दोस्तों। तो भिंड में सबसे कम जनसंख्या है, दूसरा दतिया में और तीसरा मुरैना में, है ना। तो ये जो सिक्वेंस है आप देखना, हम परसेंटेज में देख लेंगे, परसेंटेज में सबसे कम कहाँ है, तो भिंड में 0.4% है। तो यहाँ दोनों सेम है कि पॉपुलेशन सबसे कम भी है और परसेंटेज भी सबसे कम है। दूसरा देखिए, दूसरे नंबर पे मुरैना, तीसरे दतिया। तो अगर देखिए ये सीक्वेंस देखिए, भिंड, दतिया, मुरैना, अगर जनसंख्या सबसे कम कहाँ है तो भिंड, दतिया, मुरैना, ये सीक्वेंस है। और जनसंख्या सबसे कम परसेंट में कहाँ है तो भिंड, मुरैना, दतिया, ये सीक्वेंस है। तो ये आप ध्यान रखना है ना, इनसे भी क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनता है और बनेगा, है ना। अब अगला हमको टॉपिक देखना था कि जनजातियों संबंधित संवैधानिक प्रावधान में, कि सबसे पहले तो ये देखिए कि जनजातियां होती क्या हैं, ये परिभाषा इसकी क्या दे रखी है। तो देखिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 342 में, है ना, 342 में जिन जिन जातियों को डाल दिया गया है ना, वो क्या कहलाएगी, हमारी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, जो भी है ना उसके अंदर वर्णित है। अच्छा, ये कौन करता है, ये संसद करती है। संसद किसी को भी मतलब SC ST में, शेड्यूल ट्राइब में, शेड्यूल कास्ट में डाल सकती है, और फिर करने मतलब राष्ट्रपति करता है। लेकिन हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का काम क्या है ना, फाइनल मोहर लगाना है, लेकिन करने जो पीछे है बैकग्राउंड में वो संसद ही पूरा काम करती है ना। तो किसी भी संख्या, अच्छा परिभाषा देख लेते हैं हम कि अनुच्छेद 366(25) के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजाति समुदायों के अंश या समूह से है जो वर्तमान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। देखिए परिभाषा के अंदर भी क्या लिखा है कि वो समुदाय या समुदायों के अंश, है ना, कि जो अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जातियों के रूप में माने गए हैं, वो अनुसूचित जनजाति कहलाते हैं। तो अनुसूचित जनजाति का वर्णन किस में है, 342 में। अनुसूचित जनजाति की परिभाषा काय में है, 366 में। तो ये ध्यान रखना, परिभाषा है 366 के सब क्लोज 25 में, अनुसूचित जनजातियों का वर्णन है 342 में। संसद किसी भी जनजाति समुदाय को ST में जोड़ घटा सकती है। संसद का मतलब आप जानते हैं, संसद ने कर दिया, उसके बाद फाइनल मोहर करने का काम किसका, राष्ट्रपति का। अगर आपके ऑप्शन में आए कि कौन किसी भी समुदाय को जनजाति में घोषित कर सकता नहीं कर सकता है, अगर वहाँ राष्ट्रपति ऑप्शन में दे रखा है तो ठीक है, आपको राष्ट्रपति पे ही क्लिक करना है ना। अगर राष्ट्रपति नहीं दे रखा है, संसद दे रखा है, तो संसद पे करना है, ठीक। अच्छा, संविधान में वर्णन देखो 342 में है संविधान में वर्णन इन जनजातियों का, और जो SC कम्युनिटी है, शेड्यूल कास्ट का है, वो 341 में है। ये दोनों आसपास ही चलते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, संविधान में परिभाषा अनुच्छेद 366(25) में है, ये देखिए 366(25) में, और शेड्यूल कास्ट के SC के 366(24) में है, 366(24), 366(25), है ना। तो ये परिभाषा हमको दे रखी है। और देखते हैं हम क्या क्या प्रावधान संविधान में दिए गए हैं शेड्यूल ट्राइब को लेके। ये जो प्रावधान दे रखे हैं, अभी तो हम सीधे आर्टिकल में देख रहे हैं, उसके बाद में उसको शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक में अलग अलग बांट के देखेंगे, है ना, कि जो मेंस के हिसाब से भी आपको काम आ जाए। अभी हम देखते हैं सीधे आर्टिकल में। तो हम आर्टिकल में देखते हैं कि वैसे तो आर्टिकल 14 में भी दे रखा है कि समानता का अधिकार,
तो चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, तो आर्टिकल 14 भी हमारा इसके अंदर कहीं ना कहीं आ जाएगा कि हम किसी से भी अस्पृश्यता, छुआछूत वगैरह नहीं कर सकते। तो ये तो 17 में भी अलग से दे रखा आर्टिकल में, और 14 में जब समानता का अधिकार वो कह रहा है, तो चाहे वो SC हो, ST हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, सबके लिए बराबर है। तो आर्टिकल 14 भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति आधार पर और जन्म स्थान आदि के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। तो इसके अंदर एक जाति शब्द देखना है ना, तो जाति के कारण हम, है ना, इस आर्टिकल में जो जाति दे रखा है, इस कारण हम किसी भी जाति से भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है, सब बराबर है। आर्टिकल 15(4) में देखना कि सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सभी व्यक्तियों के लिए उपबंध। तो आर्टिकल 15(4) में जितने भी सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, तो वो ज्यादातर ट्राइब्स ही हैं हमारे, है ना, SC/ST कम्युनिटी के लोग ही हैं। तो इसमें शिक्षा में, है ना, और जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में इनको आरक्षण दिया जाता है ना। अब 64 में देखना दलित और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण। जो दलित और पिछड़ी जातियां हैं, है ना, SC/ST और कुछ पिछड़े वर्ग लोगों के लिए, तो यहाँ पर आरक्षण दे रखा है, रोजगार, जॉब्स वगैरह में, प्रमोशन वगैरह में, है ना, आरक्षण वगैरह इनको मिलता है। तो आर्टिकल 64 हो गया। आर्टिकल 17 देखिए, अस्पृश्यता का अंत। तो जो छुआछूत थी, ये सबसे बड़ी समस्या थी SC कम्युनिटी के लिए, ST कम्युनिटी के लिए, है ना। तो ये जो अंत किया गया है हमारे संविधान में आर्टिकल 17 में, है ना, के द्वारा किया गया है। तो आर्टिकल 17 देखिए, और जितने सिंपल आर्टिकल रहेंगे वही सबसे ज्यादा एग्जाम में आएंगे। आर्टिकल 17 कम से कम 10 से 12 विभिन्न एग्जामों में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आया है, तो इसको स्टार मार्क करिएगा। ये सिंपल है लेकिन आता है। अच्छा, आर्टिकल हम 46 में देखेंगे, है ना, दुर्बल वर्गों विशेषकर SC/ST के लिए शैक्षणिक आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, शोषण से रक्षा। तो जो दुर्बल वर्ग हैं, अब वो कोई भी हो, किसी भी जाति का दुर्बल वर्ग हो, है ना, तो ज्यादातर तो हमारे SC/ST विशेषकर दुर्बल वर्ग में आते हैं, तो उनके लिए शैक्षिक आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करेंगे और शोषण से उनकी रक्षा करेंगे। ये आर्टिकल 46 में DPSP राज्य के जो नीति निर्धारक तत्व हैं उसके अंतर्गत ही है। फिर आर्टिकल 330 में देखना, लोकसभा में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दे रखा है। कितना? टोटल 543 हमारे पास लोकसभा में सीट है ना। तो 543 में से 131 सीट SC/ST के लिए रिजर्व है, जिसमें से 84 शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 शेड्यूल ट्राइब के लिए, ये 47 सीटें रिजर्व हैं। अब देखना अनुच्छेद 332 में देखना, जो लोकसभा में आरक्षण था SC/ST को, वही अब राज्य की विधानसभा में रहेगा, है ना। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग आरक्षण का प्रावधान है, क्योंकि उसकी जनसंख्या के अनुसार। तो MP में कितनी हमारी टोटल 82 सीट रिजर्व है SC/ST के लिए, और ST के लिए 47 और SC के लिए 35। देखिए ST के लिए यहां पर कम है देश में, है ना, और MP में ज्यादा है। MP में ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि MP में देश की सबसे ज्यादा परसेंटेज में ट्राइब से 21.10% है, हर 5वें व्यक्ति ट्राइब से, तो उसके लिए थोड़ी ज्यादा सीट रखना पड़ेगी। तो जो केंद्र में लोकसभा की जो 47 सीटें थी, राज्य में विधानसभा में वो 47 सीटें विधानसभा में है ST के लिए, और SC के लिए 35 है ना। और जो हमारा लोकसभा में हमारे टोटल 29 सीट है मध्य प्रदेश में, तो SC/ST के लिए, है ना, 4 SC के लिए और 6 ST के लिए, है ना, 6 SC के लिए सॉरी, और 4 ST के लिए रिजर्व है, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 29 सीटें, है ना। तो टोटल 29 सीट में से 29 सीट में से 6 ST के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, और 4 सीटें हमारे शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। तो SC के लिए 4 और ST के लिए 6 मध्य प्रदेश की लोकसभा में है। राज्यसभा या विधान परिषद में किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में बन सकता है। तो राज्यसभा में SC/ST के लिए कोई आरक्षण नहीं है, और जिस राज्यों में विधान परिषद है उसमें भी कोई आरक्षण नहीं है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर आर्टिकल 332 भी देख लिया हमने, 341 देखेंगे SC की पहचान। अभी थोड़ी देर पहले हमने SC की परिभाषा देखी थी, शेड्यूल ट्राइब की, जनजाति की परिभाषा देखी थी। तो हमने कहा था कि अनुच्छेद 366-24 के अनुसार, है ना, वे जातियां, वे जातियों के समूह जो 342 के अंतर्गत, है ना, संबंधित है या उसके अंदर आते हैं, वो शेड्यूल
ट्राइब और जनजाति कहलाता है। ऐसे ही 341 के अंदर जो एक शेड्यूल, देखो दोस्तों शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है ना, SC ST साथ में चलता है, तो हम ST के बारे में भले पढ़ रहे हैं लेकिन SC को भी साथ में देखते चलिएगा। तो देखिए 341 के अंदर क्या है कि 341 के अंदर जो भी जातियां हैं है ना, वो शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जातियां कहलाती हैं। 342 के अंदर जो जातियां हैं है ना, वो शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति कहलाती है। और इन दोनों की परिभाषा काय में दे रखी है, इसकी परिभाषा 366 के खंड 24 में दे रखी है और इसकी 366 के खंड 25 में दे रखी है। तो ये दो प्रावधान हैं जो आर्टिकल 366 24 और 366 25, ये तो हमने पहले पढ़ लिया है ना, इसलिए इसमें हमने अभी इसको यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है, अब अगला देखना, एक आर्टिकल और देखना है ना, बीच में से ये MPPSC 2020 में एक क्वेश्चन आया था कि नगरीय निकायों में जो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किस आर्टिकल में है, तो वो आर्टिकल 243T में है ना, 243T में, हिंदी में शायद वो ना होता है, 243 ना, तो 243T1 में नगरीय निकायों के लिए आरक्षण है। ये MPPSC 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आए हुए क्वेश्चन को तो आप रिपीट पढ़ते रहिएगा, कहीं ना कहीं रिपीट हो जाते हैं। तो देखिए SC जो शेड्यूल कास्ट किसको कहेंगे, जो 341 में वर्णित है जातियां। शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति किसको कहेंगे, जो 342 में वर्णित है। इन दोनों की परिभाषा कहाँ दे रखी है, इसकी दे रखी है 366 के खंड 24 में, इसकी 366 के खंड 25 में दे रखी है। देखिए अब अगला देखिए अनुच्छेद 338 और 338 का देखिए 338 में SC आयोग, जो शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति आयोग है ना, आपने देखा होगा पिछली बार प्रीलिम्स में जो हमारे आयोग दे रखे थे इस बार हटा दिए गए हैं, वो यूनिट 5 में एक छोटी सी लाइन में डाल दिए गए हैं है ना, संवैधानिक आयोग करके डाल दिए गए। तो ये भी संवैधानिक आयोग है, तो यहाँ वो भी वहां भी आएगा, मेंस में भी आता है। तो ये है शेड्यूल कास्ट आयोग है ना, अनुसूचित जाति आयोग है ना। 338 में 338 का में क्या है, ST आयोग अनुसूचित जनजाति आयोग 338 का में दे रखा है। और 338 बा में 338 बा में है ना OBC आयोग दे रखा है, OBC आयोग, ये भी एक संवैधानिक आयोग है दोस्तों। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 244 और 244 का, तो इसके अंदर क्या दे रखा है कि जो छठे अनुसूची से भिन्न राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों के प्रसार में नियंत्रण ऊपर। हाँ, तो देखिए इन दो आर्टिकल में क्या दे रखा है, 244 और 244 का में जो 6 शेड्यूल है हमारा है ना, संविधान की छठवीं अनुसूची है, उसके अंतर्गत उससे अलग है ना, उसके अंतर्गत तो वो मेंशन है ही कि उसके अंदर तो ये है ही कि प्रशासन के नियंत्रण वगैरह के जो उपबंध दे रखे हैं, लेकिन उससे हटके है ना छठी अनुसूची से भिन्न राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण उपबंध, तो वो किस में दे रखे हैं, आर्टिकल 244 और 44 का में। आर्टिकल 275 देखना, कुछ राज्यों के संघ से अनुदान, कुछ राज्यों को संघ से, तो आर्टिकल अनुच्छेद 275 देखना, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। तो देखना बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ है ना, तो इन यहाँ पर क्या है अनुसूचित जनजाति की संख्या ज्यादा है, तो इन राज्यों क्या होता है संघ से कुछ विशेष अनुदान मिलता है SC ST कम्युनिटी के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलता है 275 के तहत। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के बारे में संघ का नियंत्रण। तो 339 में क्या दे रखा है, जो अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन में है और अनुसूचित जनजातियों के बारे में संघ का नियंत्रण है। तो जो संघ सरकार है ना, तो वो एक कानून बनाकर संवैधानिक प्रावधान करके है ना, राज्य के अंदर जो भी क्षेत्र हो, पूरे देश में कहीं भी हो, तो उसके बारे में वो कानून बना सकती है, उसके है ना अब संघ का नियंत्रण उस पर हो सकता है ना। ठीक है, उसमें प्रशासन कर सकती है। ठीक है, तो ये प्रावधान हमारा किसमें, 339 में। अनुच्छेद 29 में क्या दे रखा है, ST को अनुच्छेद 29 में क्या दे रखा है कि शेड्यूल ट्राइब्स को अपनी भाषा व संस्कृति को बनाए रखने के लिए संरक्षण। तो देखिए बेसिकली जो अनुच्छेद 29 है ना, वो संबंधित है अल्पसंख्यकों से। तो हम जानते हैं कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के जो लोग हैं है ना, वो भी कहीं कहीं माइनॉरिटीज में आ जाते हैं है ना। वैसे ओवरऑल तो वो हिंदू वर्ग में आते हैं, तो वो माइनॉरिटी में नहीं आते हैं, लेकिन उनके लिए विशेष प्रावधान फिर भी कर रखे हैं है ना। तो ये अनुच्छेद 29 है, वो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है ना। ठीक है, तो ये कुछ प्रावधान थे।
अब कुछ और संवैधानिक प्रावधान है वो हम देखते हैं। देखिए कुछ एक दो आर्टिकल और बच्चे हैं। देखिए कि 243D में हमने देखा था, पंचायत में पिछला 243N देखा था, तो 243D में क्या है, पंचायतों में आरक्षण दे रखा है। हम जानते हैं कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण है ना पंचायत में, लेकिन मध्य प्रदेश में MP में कितना है, MP में ये 50% आरक्षण है। ठीक है, तो 243D में आरक्षण है और इसी में SC ST को भी आरक्षण है ना। अगर ये ओवरऑल आरक्षण की बात कर रहे हैं हम, तो इसी में SC ST को भी आरक्षण दे रखा है। देखना आपने देखा होगा कि आपके यहाँ कभी पंचायत की या किसी के भी चुनाव होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, तो देखते हैं इस बार महिला सीट आई, पुरुष सीट आई, है ना, और SC सीट आई, जर्नल आई, OBC की सीट आई। तो वो सीटें क्यों आती हैं, क्योंकि वो आरक्षण में प्रावधान किया गया है। तो जो पंचायत के चुनाव होंगे ना, तो 243D में, और जो नगरीय निकाय नगर निगम के नगर पालिका चुनाव होंगे तो उसमें 243T में, है ना। तो इसमें भी सेम है ना, 50% आरक्षण इसमें भी दे रखा है ना। तो जनजातियों वगैरह को उसमें आरक्षण है। अब देखिए एक विशेष प्रावधान जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जो बहुत कम लोग पढ़ते होंगे, क्या अनुच्छेद 164(1) ये क्या प्रावधान करता है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये जो 4 जनजाति बाहुल्य राज्य हैं, यहाँ पर एक जनजाति मंत्री की नियुक्ति अनिवार्य होगी, है ना, जो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो ये जनजाति मंत्री किस किस स्टेट में, आप ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में, है ना, ये 4 राज्यों में है। तो हमारे मध्य प्रदेश में, MP में डॉक्टर कुंवर विजय शाह, है ना, कौन है, हमारे जनजातीय मंत्री हैं। ठीक है, और एक अगला देखे, हमने ये देख लिया था, इसको अच्छे से देख लिएगा, आर्टिकल 16(4)A SC ST के लिए प्रमोशन जो मिलता है ना, जॉब्स में आपने देखा होगा इनको प्रमोशन जो मिलता है हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, वो इस आर्टिकल के थ्रू मिलता है। अभी हमने अलग अलग आर्टिकल के थ्रू ऊपर नीचे हमने देखा है, अभी हमने अलग अलग आर्टिकल के थ्रू देखा है कि कौन कौन से प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान हमारे संविधान में SC ST के लोगों के लिए, जनजाति के लोगों के लिए है। अब हम देखेंगे कि आर्थिक, सामाजिक, है ना, राजनीतिक भागों में इनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में इनको डिवाइड करके देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, ताकि आपको कभी इन फ्यूचर प्रीलिम्स के बाद मेंस में लिखने को आए कि अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए आर्थिक प्रावधान कौन कौन से हैं, है ना, किस किस आर्टिकल में आर्थिक प्रावधान है, किस किस अनुसूची में ये दे रखे हैं, तो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने देखा आर्टिकल सिंगल, अब हम देखेंगे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में, है ना, कि इनके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, ताकि कभी मेंस में इन फ्यूचर आपको आ जाए। जैसे पिछली बार 2020 या 21 की मेंस में आया था कि आर्टिकल 15(4) और 15(5) के बारे में, है ना, 11 नंबर में। तो हो सकता है कि इस बार भी पूछ ले कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास में कौन कौन से आर्टिकल का प्रावधान है, तो बताइए। तो अभी हम देखते हैं कि उस फॉर्मेट में, है ना, उस फॉर्मेट के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए हमने आर्टिकल देखे हैं बहुत सारे। अब हम देखते हैं कि जनजातियों के लिए सुरक्षा क्या क्या है संविधान में, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर क्या सुरक्षा है। तो प्रीलिम्स में भी कभी आ सकता है कि कोई बहुत सारे आर्टिकल दे दिए आपको, से ना, तो सामाजिक के दे दिए, इसमें पूछ लिया कि इसमें कौन सा आर्थिक नहीं है, कौन सा राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक दे दिए, पूछ लिया कौन सा आर्थिक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन प्रीलिम्स के लिए तो ये फॉर्मेट कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में पूछ लेगा 11 मार्कर में, और सॉरी 11 मार्कर मुंह पे आता है, क्योंकि 11 मार्कर तो अब 10 मार्कर में कन्वर्ट हो गया है। तो 10 मार्कर में अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनजाति की सुरक्षा के संविधान में क्या क्या प्रबंध किए गए हैं, वर्णन कीजिए या फिर 200 शब्दों में लिखिए। तो आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा आंसर लिखा जाएगा। तो देखिए जनजाति के लिए सामाजिक सुरक्षा में क्या क्या आर्टिकल आ जाएंगे हमारे। अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 हमने देखा है कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत होता है ना, और इसके लिए एक कानून भी बनाया है, अस्पृश्यता अधिनियम 1955, है ना। तो वो SC के लिए सिर्फ, और एक SC ST एक्ट 1989 में बनाया गया है। तो ये हमारे अनुच्छेद 17 के तर्ज पे ही बनाया गया है। फिर दूसरा है अनुच्छेद 23। अब देखिए अनुच्छेद 23 है ना, जो इसमें डायरेक्ट तो नहीं आता है SC ST के लिए या फिर किसी अनुसूचित जनजाति के लिए, है ना, लेकिन फिर भी
जो बलात् श्रम है जो करवाया जाता है, देखा जाता है, हमने देखा जाता है वो पिछड़े जनजाति के लोगों से ही ज़्यादा हमने देखा जाता है इन लोगों के बीच में ही। तो इसलिए ये आर्टिकल है ना, बलात् श्रम जो है बच्चों से बंधुआ मजदूरी वगैरह है, तो वो इसके अंतर्गत आता है। तो वो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है कि आप किसी से बलात् श्रम और बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखना अनुच्छेद 24, इसमें क्या 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने में काम करने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। तो इससे भी सामाजिक सुरक्षा होती है कि बच्चे पढ़ाई में इन्वॉल्व हों और ना कि कारखानों में भारी जोखिम वाले काम करें। अनुच्छेद 25 खा, इसमें क्या है कि जितने भी हिंदू धार्मिक स्थल हैं उसमें सभी हिंदुओं के लिए वो खुले रहेंगे, है ना, जो हिंदू धार्मिक संस्थाएं वो सभी के लिए खुली रहेंगी। अच्छा, अब जो हिंदू के अंदर सिख, जैन और बौद्ध भी आते हैं और बहुत सारी जनजाति बौद्ध धर्म को मानती हैं, है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि हिंदू के लिए जो धार्मिक संस्थाएं हैं तो उसमें जनजातियों को प्रवेश नहीं मिलेगा, नहीं, उनको, सिखों को, जैनों को, सबको प्रवेश मिलेगा क्योंकि ये सभी हिंदू के अंतर्गत आते हैं। तो ये सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं इतने आर्टिकल्स हमारे। अगला देखना आर्थिक सुरक्षा, अनुच्छेद 23 देखना, है ना। तो अनुच्छेद 23 में देखना जो बलात् श्रम हमने यहाँ देखा इसमें भी यूज हो जाएगा, क्योंकि जो बलात् श्रम में, बंधुआ मजदूरी में क्या होता है कि आपको जीवन भर के लिए मजदूर बना लिया, पहले के ज़माने में होता था, है ना, या फिर आपको कम वेतन पे आपसे बंधुआ मजदूरी, बलात् श्रम करवा रहे हैं, आपसे अनैतिक काम करवा रहे हैं, तो वो उससे क्या हो जाएगा, आपको इनकम पैसा नहीं देगा, वो लोग आपसे काम करवाते रहेंगे। तो वो भी एक आर्थिक सुरक्षा ही है कि आपको बलात् श्रम नहीं करवाएंगे, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 24 में देखिए 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने में भारी भरकम जोखिम काम को नहीं करवाएंगे। तो ये भी एक आर्थिक सुरक्षा ही है कि अगर 14 से थोड़ा सा 14 वर्ष से कोई बड़ा बच्चा है ना, तो उससे तो वो थोड़ा बहुत काम करवा सकते हैं, लेकिन 14 वर्ष से छोटा बच्चा है उससे जोखिमपूर्ण काम नहीं करवा सकते, है ना। और मतलब जोखिमपूर्ण क्या, उनसे कार्य करवाना ही कारखानों में, है ना, ये संवैधानिक रूप से या कानून रूप से गलत है। अच्छा, आर्टिकल 46 में क्या है, दुर्बल वर्गों के लिए शैक्षणिक व आर्थिक, यहाँ आर्थिक शब्द आने के कारण ये इसके अंदर आर्टिकल आ गया है कि दुर्बल वर्गों के लिए शैक्षणिक व आर्थिक प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 46 में। अब देखिए राजनीतिक में, देखिए हम ये आर्टिकल्स अलग अलग एक साथ मिक्सर में हम सब देख चुके हैं, पर इसको एक कैटेगरी बना दी हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक की, फिर वापस देख रहे हैं। आर्टिकल 243 देखिए, है ना, पंचायत में आरक्षण, है ना, अनुसूचित जनजाति के लिए, महिलाओं के लिए, है ना, ये आरक्षण दे रखा है। 243T देखिए, है ना, नगरीय निकायों में आरक्षण, है ना, जनजातियों के लिए। 325 में देखिए, 325 में दे रखा है जो हमारा निर्वाचन आयोग है, तो वो धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति और इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे वो, है ना। लेकिन हमने देखा होगा कि वहाँ पर भी लोकसभा, विधानसभा के चुनाव में भी क्या होता है, सीटें SC ST OBC की आपने देखा होगा, जनरल की सीटें कैटेगरी में बटी हुई होती हैं। अच्छा, 330 हमने देखा है कि लोकसभा में, है ना, जो लोकसभा की सीट हैं उसमें SC ST वर्गों को आरक्षण। 332 में जो विधानसभा में, है ना, SC ST के वर्ग के लिए सीटें आरक्षित। 334 अनुच्छेद, है ना, SC ST के लिए 10 वर्ष के लिए आरक्षण। हम जानते हैं कि जो आरक्षण है वो परमानेंट नहीं है, हर 10 वर्ष में इसको संविधान संशोधन के तहत बढ़ाया जाता है, तो 334 के तहत बढ़ाया जाता है ना। तो ये भी एक राजनीतिक सुरक्षा है। तो 334 जो आर्टिकल है वो तो सामाजिक में भी आ जाएगा, आर्थिक में भी आ जाएगा, राजनीतिक में आ जाएगा, है ना, तीनों में जाएगा, पर इसमें हमने इसको रखा है। अच्छा, आखिरी देखना कैटेगरी शैक्षणिक और सांस्कृतिक सुरक्षा। तो ठीक है, तो आर्टिकल 15(4) में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति हेतु उपबंध। तो आर्टिकल 15(4) में क्या होगा कि जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए हम उपबंध बना सकते हैं कि जो उच्च शिक्षा संस्थान है इसमें एडमिशन में हम आरक्षण दे सकते हैं। आपने देखा होगा, है ना, SC ST लोगों को विशेष इसमें छूट मिलती है आरक्षण में, मतलब एडमिशन लेने में। ठीक है, तो ये उनकी जो शैक्षणिक सुरक्षा है वो कंफर्म हो जाती है इससे, तो उसको 15(4) में रखा जाए। आर्टिकल 46 में देख सकते हैं हम, ये 46 यहाँ भी यूज करा था हमने, शैक्षणिक में भी दुर्बल वर्गों के लिए शैक्षणिक व आर्थिक प्रावधान, तो शैक्षणिक व आर्थिक प्रावधान कर सकते हैं। जो 15(4) है वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, लेकिन जो 46 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, तो वो राज्य डिसाइड करेगा, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये DPSP के अंतर्गत आता है।
अनुच्छेद 350 जो है विशिष्ट भाषा, लिपि व संस्कृतियों के संरक्षण का अधिकार देता है। हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा विशिष्ट जो लिपि है, संस्कृति है, भाषा है, वो जनजाति की होती है, तो उन्हीं को संरक्षण करने का अधिकार सबसे ज़्यादा चाहिए, तो ये देता है आपको 350 आर्टिकल देता है। ठीक है, तो हमने ये बिल्कुल कैटेगरी में जनजातियों के लिए सुरक्षा है, बिल्कुल कैटेगरी में पढ़ा है इसको, ये मेंस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको इसी फॉर्मेट में याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये शॉर्ट है बिल्कुल, इससे आपको जल्दी भी याद हो जाएगा। इसके बाद हम आखिरी और देखेंगे अनुसूची 5 और 6, एक बार थोड़ा सा डिस्क्राइब करके उसको देखेंगे कि उसमें क्या क्या प्रावधान है, किन किन राज्यों के लिए इसमें अनुसूची 5 और 6 में प्रावधान दे रखे हैं। उसके बाद ये टॉपिक हमारा पूर्णतः खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम फिर नया टॉपिक करेंगे। तो चलिए हम अनुसूची 5 और 6 को देखते हैं। देखिए, हम 5वीं और 6वीं अनुसूची को देखते हैं। तो 5वीं अनुसूची में है कि जो 4 राज्यों को छोड़कर, देखिए 4 कौन से राज्य, जो 6वीं अनुसूची में राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर जो अन्य राज्य हैं, इनको छोड़कर 4 राज्यों को छोड़कर उन अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण संबंधित प्रावधान किसमें, 5वीं अनुसूची में। तो 5वीं अनुसूची में 4 राज्यों को छोड़कर, है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों को छोड़कर जो अन्य राज्य हैं जहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ पर प्रशासन और नियंत्रण करने का अधिकार से संबंधित जो भी नियम है वो किसमें, 5वीं अनुसूची में। और 6ठी अनुसूची में क्या है, 6ठी अनुसूची में 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के, है ना, प्रशासन संबंधित, है ना, अधिकार और नियंत्रण है। तो ये है। अब इसके अंदर कुछ प्रावधान किए गए हैं, वो क्या क्या है, देखिए भाग 10 अनुच्छेद 244 ए में SC ST क्षेत्र से संबंधित प्रावधान राष्ट्रपति किए गए हैं। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो देखिए, ये अनुसूची 5 और 6 है ना, और ये किस भाग में है, भाग 10 में, भाग 10 अनुच्छेद 244-45 में बताया गया है कि जो SC ST से संबंधित क्षेत्र हैं, ठीक है, तो उससे संबंधित प्रावधान किस में किए गए हैं, वो अनुच्छेद 244 और 244 ए में किए गए हैं। तो राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को घटा सकता है, बढ़ा सकता है ना, तो ये पूरे भारत पे लागू होता है। अच्छा, जो राज्य में अगर राज्यपाल, है ना, की परामर्श से राष्ट्रपति किसी भी अनुसूचित क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, उसको घटा सकता है, बढ़ा सकता है। अगर उसको राज्य में चेंज करना है तो वो राज्यपाल की परामर्श से कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों के लिए एक जनजाति सलाहकार परिषद आवश्यक है। तो अनुसूचित क्षेत्रों में, है ना, क्या होता है कि एक जनजाति सलाहकार परिषद आवश्यक होती है। इसमें क्या होते हैं, 20 सदस्य होते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के लिए एक जनजाति परिषद आवश्यक होती है। इसमें सदस्य कुल कितने होते हैं, तो इसमें कुल 20 सदस्य होते हैं। ठीक है। राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों से संबंधित किसी भी नियम को निरस्त व संशोधित कर सकता है ना। देखिए, जो राज्यपाल है, जो अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित किसी भी नियम को या तो निरस्त कर सकता है या संशोधित कर सकता है, लेकिन किससे पूछ के, राष्ट्रपति की सलाह के सहमति से, है ना, राष्ट्रपति की सहमति से। तो राज्यपाल को अधिकार तो है, लेकिन वो राष्ट्रपति के पास ही इनडायरेक्टली चले जाते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और कल्याण पर रिपोर्ट करने वाला आयोग। देखिए, तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और जो कल्याण पर रिपोर्ट करने वाला पहला आयोग जो था, यहाँ पर आपको लाइट की वजह से 1960 नहीं दिख रहा होगा, जो पहला आयोग है 1960 में बना था, है ना, ये 1960 लिखा है, में स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकलेगा, जब अनुसूचित जनजाति के बारे में स्पेशल से यूनिट दे रखी है तो डीप में भी पूछ सकता है। तो अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन और कल्याण पर रिपोर्ट करने वाला आयोग 1960 में स्थापित किया गया था, और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, UN ढेबर थे, है ना। तो हमको ये ध्यान रखना होगा। अब देखना, नेक्स्ट देखना, अनुसूचित 5वीं अनुसूची क्षेत्र वाले 10 राज्य हैं, है ना। 5वीं अनुसूची में 10 राज्य सम्मिलित हैं। कौन कौन से, देखिए ये राज्य ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र और हमारा मध्य प्रदेश। तो ये 10 राज्य 5वीं अनुसूची से संबंधित क्षेत्र है। ठीक है। तो 5वीं अनुसूची संबंधित ये हैं, और 6वीं अनुसूची संबंधित राज्य 4 कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये टोटल राज्य हो गए। अच्छा, तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए कुछ मापदंड और कुछ प्रावधान तो क्या क्या है कि जो जनजाति क्षेत्र
में सघनता के साथ जनजाति होना चाहिए, ठीक है, बहुलता के साथ होना चाहिए, वो क्षेत्र पिछड़ा हुआ होना चाहिए, है ना, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से, तो उसको घोषित कर सकते हैं। इस अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित होने से फ़ायदा क्या है कि उनको प्रशासन करने का और अधिकार होता है। तो देखिए, ये हमारे जनजातियों संबंधी संवैधानिक प्रावधान थे और जितना भी था हमने सब कवर कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ये वीडियो तो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, विशेष पिछड़ जनजातियाँ एवं घुमंतु जातियाँ, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं, ये टॉपिक हम देखेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक का यहीं एंड करते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।